सुश्री अंबा प्रसाद। सुश्री अंबा प्रसाद, माइक में बोलिए। आपको लिख के दिया है? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी ध्यान। आपको उत्तर भिजवाते हैं, आपको उत्तर भिजवाते हैं। जो उत्तर नहीं है वो स्थगित होगा, फिर आपको उत्तर दे के ही। श्री माननीय सदस्य श्री सरजू राय जी। पूछिए। उत्तर आया है महोदय। ध्यानाकर्षण सूचना तो बहुत छोटी है, उत्तर बहुत लंबा आया है। मूल यही है कि जमशेदपुर में शराब की जितनी दुकानें चल रही हैं वे अवैध भूमि पर चल रही हैं। सीओ ने जांच किया है, तो आखिर जब अवैध भूमि पर हैं तो वहाँ के जिलाधिकारी उपायुक्त कैसे अनुमोदित कर देते हैं, जबकि जो अधिनियम है उत्पाद अधिनियम, जिसमें शराब की दुकानों की बिक्री और ये सब है, उसमें ही कहा गया है कि जो भूमि है, जमीन है, वो वैध होनी चाहिए, तभी शराब की दुकान खुलेगी। और हमारे विधानसभा क्षेत्र में सभी की सभी अवैध हैं, फिर भी चल रही हैं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जमशेदपुर में लगभग सारी जो भूमि है वो लीज की भूमि है और ऐसे कोई भी रैयती जमीन वहां जमशेदपुर शहर में नहीं है। और जमशेदपुर से एक्साइज डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा एक रेवेन्यू मिलता है, 130 करोड़ का लगभग। और जमशेदपुर की जो लीज की जमीन है उसी पर सारे व्यावसायिक कार्य होते हैं। और शराब की जो दुकान की बंदोबस्ती होती है उसमें जो नियम है, सहायक उत्पाद आयुक्त के द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट किया जाता है उपायुक्त महोदय को, और उपायुक्त महोदय के अनुमोदन पर ही दुकान आवंटित किया जाता है। कुछ जांच कराई गई है और जांच में 2-3 दुकान अवैध पाए गए हैं, उनका बंदोबस्ती भी रद्द कर दिया गया। बरवा माइंस का मामला है, 2-3 दुकानें थी, 3 दुकानों का बरवा माइंस 1, बरवा माइंस 2 और एक बर्मा माइंस का है, 3 दुकान का बंदोबस्ती रद्द कर दिया गया। ठीक, माननीय सदस्य संतुष्ट हैं? महोदय, मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूँ। मेरा एक सवाल तो यह है कि जहाँ से भी हमको राजस्व आएगा तो राजस्व आने के लिए हम सरकार गलत अनियमित काम भी करेगी, अगर इतना महत्वपूर्ण है। दूसरा ये कि जो सचिव ने उपायुक्त को 16 सितंबर 2020 को लिखा है कि किसी भी स्थिति में सतर्कता बरती जाए कि अतिक्रमित भूमि पर कोई भी खुदरा उत्पादन और दुकानें संचालित न हो। तो दुकानें महोदय हैं, टाटा लीज का क्षेत्र है, इसके अलावा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो टाटा लीज से बाहर भी है, बस्तियां जहां बसी हुई हैं। तो उनमें जो जमीन है वह जमीन अगर अतिक्रमित है, और जैसा कि उत्तर में दिया गया है कि अगर बिजली बिल आदि उपलब्ध करा दिया जाता है तो वहाँ दुकानें खोली जाती हैं, तब तो महोदय टाटा में जितनी भी बस्तियां बसी हैं जिन जमीनों पर, वो बिजली बिल उपलब्ध करा दें तो उनको मालिकाना हक सरकार को दे देना चाहिए। सरकार अगर शराब की दुकान के लिए उसको मालिकाना मानती है तो बाकी काम के लिए भी सरकार को उन बस्तियों को या वैसे रहवासियों को जो बिजली बिल दिखा सकते हैं कि हम इस पर रह रहे हैं 20 साल से 30 साल से, तो उनको सरकार को मालिकाना हक दे देना चाहिए। सरकार मालिकाना हक ऐसे जगहों पर देगी और माननीय मंत्री, राजस्व के लिए सरकार गलत से गलत काम भी करेगी। माननीय मंत्री जी, राजस्व के लिए गलत काम करने की बात नहीं है। राजस्व ये सरकार ऐसे ये पर नहीं चलती है। सरकार कितना भी राजस्व कहानी हो, लेकिन कोई भी गलत काम नहीं करती है। जमशेदपुर कंप्लीट पूरा लीज पर बसा हुआ है। वहां पे जमशेदपुर शहर में कोई भी ऐसे बहुत शायद ही मुझे लगता है कि कोई स्वामित्व वाली जमीन हो, व्यक्तिगत स्वामित्व वाले, सारे व्यावसायिक कार्य चलते हैं और ये भी एक व्यवसाय ही है। एफिडेविट दिया जाता है, जो दुकान का
जिनका दुकान का जिनकी होती है प्रॉपर्टी, उनका एफिडेविट देते हैं, बिजली का बिल देते हैं और तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद जहां अनियमितता, थोड़ी भी अनियमितता नजर आती है, जहां तक बर्मा माइंस का मामला है, बर्मा माइंस की दुकानें रद्द कर दी गई। और मान लीजिए आगे अगर किसी तरह की कोई और अनियमितता पाई जाएगी, एक जांच कमेटी बनाई गई है, आगे कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी। मुझे मेरे पास वहां के अंचलाधिकारी की रिपोर्ट है जो उन्होंने वहां के उपायुक्त को भेजा है। जैसे बर्मा माइंस की 3 दुकानें जैसी भूमि पर हैं, वैसे ही बाकी 38-39 दुकानें भी उसी तरह की भूमि पर हैं। तो 3 दुकानों के लिए हम एक अलग पैरामीटर करेंगे, बाकी के लिए हम अलग मापदंड रखेंगे। महोदय, मेरा सुझाव महोदय होगा कि सरकार अगर चाहती है कि शराब की दुकान खोलना हमारी प्राथमिकता है, बहुत अच्छी चीज है, तो उसके लिए टाटा लीज से उन जगहों पर एनओसी ले ले, अगर लीज की जमीन है तब। या सरकार को अधिकार है कि टाटा लीज एग्रीमेंट के हिसाब से जहां चाहे जमीन हो, लीज पर दी हुई जमीन को अपने काम के लिए ले सकती है। तो सरकार यह क्यों नहीं करती है कि शराब की दुकान खोलने के लिए लीज की जमीन को सरकार वापस ले ले। अब वो लीज में नहीं रहेगी, वो सरकार की जमीन हो गई, अस्थायी रूप से खोल दे। महोदय, सरकार को राजस्व जितना आता है उस बात से अगर हम देखेंगे उसका सामाजिक खर्च, तो पीकर लोग बर्बाद होते हैं, घरों में कलह होता है, झगड़ा होता है, एक्सीडेंट होता है, ये सब खर्च हम जोड़ेंगे तो राजस्व हमारा शून्य हो जाएगा महोदय। इसलिए सरकार एक अध्ययन कराएगी कि हम जब उत्पाद की दुकानें, शराब की दुकानें चला रहे हैं तो उनका सामाजिक कॉस्ट क्या रहा है, सामाजिक खर्च क्या रहा है उसमें। माननीय मंत्री जी, सुझाव, क्योंकि अभी शराबबंदी नहीं है हमारे राज्य में, और जहां तक व्यवसाय की बात है तो ये भी एक सभी व्यावसायिक, जितने भी व्यावसायिक कार्य होते हैं जमशेदपुर में लीज की जमीन पर ही होते हैं। आगे एक कमेटी इसके लिए गठित की गई है और जहां भी अनियमितता होगी उन अनियमितताओं को दूर करके ही आगे से दुकानों का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, आपके सुझाव पर काम। मेरा सुझाव मान लिया, धन्यवाद मंत्री जी को। मैं यही चाहूंगा कि जमशेदपुर का नाम महोदय स्टील सिटी के बदले इरेगुलरिटी सिटी कर दिया जाए, क्योंकि जितनी इरेगुलरिटी वहां दिखाई पड़ रही है सभी कामों में, इसलिए सरकार ये भी निवेदन मेरा मान ले। अम्बा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? उत्तर से संतुष्ट हैं? नहीं अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा दी गई जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं। सरकार द्वारा यह कहा जाना कि निर्धारित समय सीमा तक यदि भूमि अनुपयोजित रह जाती है तो अधियाची निकाय को नोटिस करके सुनवाई का अवसर दी जाती है। तो सरकार प्रश्नगत भूमि पर कब नोटिस की है तथा अधियाची का जवाब क्या है, जबकि समय सीमा पूर्ण हो चुकी है? माननीय मंत्री, बैठिए, जवाब सुनिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से उत्तर दिया गया है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते तो अच्छा होता। आप जवाब पढ़े हैं? आप तब तक पढ़िए, आपको फिर पुकारेंगे। आप तब तक जवाब पढ़ लीजिए, आप लेट से आए हैं। पढ़िए। मैं पढ़ ली हूँ अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, क्या भूमि नियमानुसार सुनवाई पश्चात भूमि बैंक को वापस कर दी गई है? अध्यक्ष महोदय, ये भूमि वापस नहीं किया जा सकता है। इसमें औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु अधिकृत अनुपयोगी भूमि को भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनः व्यवस्था के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 101 के आलोक में गठित झारखंड भूमि अर्जन पुनर्वास स्थापन उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली 2015 के नियम 27 जो नियमित है, जहां अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि कब्जा लेने की तिथि से अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा तक अनुपयोगित रह जाती है, वहां अधियाची निकाय को जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की गई थी नोटिस निर्गत करके और सुनवाई का अवसर प्रदान करके राज्य सरकार द्वारा आवश्यक लिखित आदेश पारित करके उस भूमि को राज्य सरकार को भूमि बैंक को वापस कर दी जाएगी।
अध्यक्ष महोदय, अभी तक कितनी जमीन लैंड बैंक में गई है अध्यक्ष महोदय, और काफी समय हो गया अध्यक्ष महोदय। ठीक है, हो गया एक सवाल, कितना जमीन गया है माननीय मंत्री अध्यक्ष जी, महोदय, आपके संज्ञान में है तो सूचना दे दीजिए। हमारे विधानसभा क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय कई उद्योग पूर्व भूमि औने पौने दर पर अधिग्रहण कर छोड़ दिया गया है। किसान कंगाल और भूखमरी का दंश झेल रहे हैं और कार्य भी नियमानुसार नहीं हो रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करती हूँ कि रैयतों को जो जोर जबरन करके भूमि उस समय अधिग्रहण कर लिया गया और वो भूमि का उपयोग भी नहीं किया गया, तो रैयतों को वापस वो भूमि कर दिया जाए अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। महोदय, हाल में निष्पादित किए गए हजारीबाग में जिला में जो 56.88 एकड़ भूमि 26 रैयतों की वापस करने का मामला नहीं है मामला, इसीलिए इस तरह का यहाँ पर कहीं भी बात नहीं है। और हजारीबाग जिला के रोहड़े कोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड ने निबंधित दस्तावेज के माध्यम से भूमि रैयतों से क्रय की थी। इस भूमि को सरकार द्वारा अधिग्रहण नहीं किया गया था महोदय। अच्छा, हो गया अध्यक्ष महोदय। अंबाजी, ध्यानाकर्षण का नियम है कि एक सवाल आप कर सकते हैं, एक पूरक प्रश्न पूछते हैं। आप 10-15 पूरक प्रश्न पर नहीं पूछते हैं, और अगर कोई हस्ताक्षरी होते हैं आपके साथ तो वे भी एक एक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ठीक है, सरकार आपको तो जवाब दे ही दिया, इस तरह का सूचना नहीं है। अगर सूचना आएगा तो फिर कार्रवाई होगी। ठीक, बैठिए। माननीय सदस्य श्री सुदेश कुमार महतो जी, आपने लिख के भेजा था लेकिन अब स्वयं आ गए। चलिए। मैं खुद आ गया। ठीक है, चलिए। अध्यक्ष जी, मैंने झारखंड आंदोलनकारियों को फ्रीडम फाइटर का दर्जा देने के लिए मैंने सरकार से कहा है कि वो देना चाहती है कि नहीं, ये जवाब मैंने मांगा है। आपको जवाब मिल गया है? हाँ, जवाब मिला है। जवाब में सरकार पिछले जो निर्णय है उनको उल्लेखित किया गया है, फ्रीडम फाइटर पर कोई जवाब नहीं दिया गया। माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय अध्यक्ष का 2 बिंदु पर इनका जिज्ञासा रहा है। आंदोलनकारी के तौर पर चिन्हित किया गया, परंतु चिन्हित आंदोलनकारी दी जा रही पेंशन की और सुविधा पर्याप्त नहीं है, एक। दूसरा इनका था आंदोलनकारी को स्वतंत्र सेनानी का दर्ज दिए जाने और सेनानियों को मिलने वाली सुविधा मुहैया कराने के सम्मानजनक पेंशन। तो एक चीज तो हम लोग मान ली, ऑलरेडी कर दिया गया। एक जो है 25/2/2021 को जो हम लोग का नियम किए हैं, उसमें जो पहले जिन लोग 3 महीना जेल में कारा में रहते थे उनको 3000 दिया जाता था, 3500 रुपया दिया जाएगा। और जो 6 महीना रहेगा उसको 5000। पहले था 6 महीने के ऊपर जो लोग रहेगा उसको 5000, हम लोग 6 महीना तक जो रहेगा 5000, और उससे अधिक जो रहेगा 7500। और दूसरा बिंदु जो थे इनका झारखंड आंदोलन के स्वतंत्र सेनानी का दर्जा दिया जाने का, अभी मिलने वाली सुविधा तथा पेंशन भुगतान। तो अध्यक्ष महोदय, अभी तक इसका प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। माननीय सदस्य का बात को संज्ञान में लिया जाता। ठीक। अध्यक्ष महोदय, ये राज्य सरकार से ये उम्मीद करते थे कि हम ये फ्रीडम फाइटर का दर्जा उनको देंगे। इन्होंने पेंशन या जो भत्ता उनको देने का है सुविधा बढ़ाने की बात कही है, 3 से 3500 हुआ। मैंने कहा कि अगर उस तरह की सुविधा मिल जाती तो जिन्होंने और जिनके बल पर यह प्रदेश का गठन हुआ है उन लोगों के आश्रितों में एक सम्मान के साथ जीने का अधिकार हो जाता है। आप 3500 में वो अच्छी शिक्षा कहीं से नहीं ले सकते हैं। हम उनके लिए ये सुविधा नहीं दे पाए कहीं पर अच्छे जगह पर उन बच्चों को, उनके परिवार को कहीं से अच्छा शिक्षा मिल सके। आपने चिकित्सा का सुविधा देने की बात की, जो अधिकतम 30,000 है, एक साल में अधिकतम 30,000, 5 मेंबर होंगे तो खांसी की भी दवा ले नहीं पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड में नौकरी देने की बात कही गई है। मैं ये जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये 4th ग्रेड में किन किन नौकरी, कौन कौन सी नौकरी होती है? ये सारे आंदोलनकारी परिवार हैं जो हमारे लिए सबसे सम्मानीय है।
क्या वो किसी सरकारी दफ्तर में प्याला उठाते हुए नजर आएंगे कि क्या किस तरह का होगा, ये आपके माध्यम से जानना चाहते हैं। महोदय, एक तो कभी भी किसी को जब नौकरी दिया जाता है तो उसका एजुकेशन शैक्षणिक योग्यता देखी जाती है, और इसमें साफ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुलिस फायरिंग अथवा कारा में मृत या दिव्यांग डिसेबिलिटी जो होते हैं, आंदोलनकारी का आश्रित परिवार के एक सदस्य को निर्धारण शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप राज्य सरकार तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों को सीधी नियुक्ति की जाएगी, डायरेक्ट। और जो विकलांग होगा, जिसका 40% रहेगा, उसको भी दिया जाएगा। चाहा कि 4th ग्रेड में नौकरी का क्या रहेगा, कौन सी नौकरी देंगे, और 4th ग्रेड में नौकरी क्या होता है? 4th ग्रेड में बहुत सारी नौकरी है, बहुत विभाग से होती है। आपका 3rd ग्रेड में भी होता है, क्लर्क जॉब होता है। तो इस तरह का जो होगा अर्हता में जो आएंगे उसी में। सम्मान के लिए, आजीविका के लिए तो नहीं, केवल आजीविका का आधार बना के दे रहे हैं कि सम्मान के लिए भी दे रहे हैं? अगर सम्मान के लिए दे रहे हैं तो सम्मान के साथ नौकरी देना चाहिए। ये सही करे कि उस परिवार को किस तरह की सम्मान नौकरी के साथ योग्यता भी देखा जाता है। निश्चित, और योग्यता जब होगा उसी आधार पर दिया जाए। इसीलिए तो अध्यक्ष जी कह रहा हूं में कहा गया कि ऑन टाइम सिर्फ एक बार एक ही परिवार को नौकरी दिया जाएगा डायरेक्टली। जा रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं सबसे कि योग्यता बोल रहे हैं, मैं तो योग्यता बढ़ाने की बात कर रहा था कि उनकी योग्यता बढ़ाइए, कि कंपटीशन कंप्लीट कर पाई। वो परिवार जिसने पूरी पीढ़ी को दे दिया इस राज्य के लिए, उनकी नई पीढ़ी उस योग्यता में आ जाए, उसके लिए पढ़ाई की सुविधा तो कर दो। बेहतर स्कूल में दे दीजिए, बेहतर सरकारी गैर सरकारी बेहतर स्कूल में वो नेतरहाट में वो बच्चे पढ़ पाए, ऐसी सुविधा चाहते हैं। ठीक, माननीय मंत्री जी इसको संज्ञान में लीजिए। सुदेश जी का बात हो गया। सुदेश जी उन्हीं से बुलवाइए, इसको संज्ञान में लीजिए। माननीय मंत्री जी ऐसा विचार करेंगे? नहीं, ठीक है, बोलिए। चाहते हैं, उम्मीद करते हैं आपसे, बोल दीजिए। ये सारी चीज इसमें साफ स्पष्ट है। आप देखिए, अभी किसी परिवार में है उसको तो अब फिर हम नेतारहाट नहीं भेज सकते हैं ना, तो अभी जो शैक्षणिक योग्यता है उस पर होगा। अगर उसी जनरेशन में कोई नए सिरे से आते हैं, माननीय सदस्य सोचा जा सकता है। सुन लीजिए सोचा जा सकता है। मान लीजिए आप उस परिवार में है, अब उसका 35 साल एज हो गया, अब तो उससे नेतारहाट नहीं जाएगा, तो डायरेक्टली उस परिवार को डायरेक्टली हम देने की बात कर रहे हैं, और उसके बाद न्यू जनरेशन आएगा तो फिर देखा जाएगा उसको। ठीक के अंदर उनके लिए विचार करने के लिए कहा है। यानी आप जो नौकरी सरकार के अंदर में आई है, माननीय सदस्य सरकार के संज्ञान में आई है, निश्चित पर इस पर गौर किया। माननीय सदस्य श्रीमती ममता देवी। अध्यक्ष महोदय, हमारा क्वेश्चन था, राज्य गठन के 21 वर्ष होने को हैं, परंतु आज तक क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में पढ़ाई प्रारंभ नहीं हो सकी है। इन भाषाओं के शिक्षकों की बहाली भी आज तक नहीं ली गई है। तत्संबंध में सभी नियमावली भी नहीं बना है। पूर्व में इस संबंध में कई सरकारों की ओर से आश्वासन भी दिया गया, लेकिन अभी तक परिणाम शून्य रहा है। इस उपेक्षा के कारण क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का विकल्प अवरुद्ध है। व्यापक जनहितार्थ राज्य गठन के उद्देश्यों को भलीभूत करने हेतु क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं में प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक पढ़ाई प्रारंभ कराने तथा इन भाषाओं के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सदन के माध्यम से मैंने ध्यान आकृष्ट कराया था महोदय, लेकिन इसका जो जवाब आया है वो संतुष्टि नहीं हो पा रही है महोदय, क्योंकि जिस उद्देश्य से इस झारखंड राज्य का गठन हुआ महोदय, उसके बाद भी यहाँ पर जो हमारी जनजातीय भाषाएं हैं 5 और संथाली, मुंडारी हो, कुड़ुम एवं खड़िया तथा 4 क्षेत्रीय भाषाएं खोटा, कुमाली, नागपुरी एवं पंचपरगनिया भाषाएं सरकारी उपेक्षा की शिकार है महोदय। राज्य गठन की पूरक पूछिए, आप पूरक प्रश्न पूछिए, उसमें क्या जानना चाहते हैं, कब तक ये पढ़ाई शुरू होगी, आप पूछिए महोदय। इसमें जैसे कहा गया कि अलग अलग भाषाओं की पढ़ाई एक विभाग के तौर पे की जाएगी, लेकिन अभी तक न ही पद सृजित इसका किया गया महोदय, और राज्यपाल महोदय के द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय को सभी भाषाओं के लिए अलग अलग विभाग की स्थापना करने हेतु 2018 में ही महोदय निर्देश दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक इसका पालन नहीं किया गया महोदय। जवाब माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा की पढ़ाई हो रही है, और रांची विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर, दो एसोसिएट प्रोफेसर और 13 सहायक प्राध्यापक अनुबंध पर नियुक्त हैं, और एक गाइडलाइन आ गया है यूजीसी का कि
यूनिवर्सिटी को एक यूनिट मानकर और एक रोस्टर प्रक्रिया अपनाकर और उसके बाद ही बहाली की जाए। पहले अलग अलग विषयों में बहाली होती थी और उसके आधार पर ये प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन एक नया गाइडलाइन आ गया, इसलिए इसमें अभी थोड़ा विलंब हो रहा है। और राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं और जहाँ की जो भाषा है, क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा, सभी भाषाओं की पढ़ाई होती है और सभी जगह अनुबंध पर शिक्षक नियुक्त है। एक पूरक पूछिए महोदय, बस 2 मिनट। हाँ। महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि अनुबंध पे पढ़ाई हो रही है, मैं वो बता दूं महोदय, अनुबंध में भी पढ़ाई हो रही है विभिन्न विद्यालयों में, लेकिन अनुबंध में पढ़ाई होने के बावजूद मात्र 12 से 13 दिन बचे हैं कि अब इनकी नियुक्ति स्थगित की जाएगी महोदय। जो इनका गाइडलाइन आया है तब तो पढ़ाई समाप्त हो जाएगी। उससे पूर्व में भी अगर सरकार इसमें संज्ञान ले महोदय और इसमें यूजीसी के मानकों के अनुरूप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद सृजित किए जाएं ताकि नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो जाए, क्योंकि कुछ ही वर्षों में इन भाषाओं की सभी स्थायी शिक्षक सेवानिवृत्त होने वाले हैं। माननीय मंत्री जी, उनका शंका है यूनिवर्सिटी को यूनिट मानकर और रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया की जा रही है और बहुत जल्द नियुक्ति की जाएगी। और जहां भी जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है वहां उनको जब तक नियुक्ति प्रक्रिया नहीं होती है तब तक उनको एक्सटेंशन देकर उनसे शिक्षण कार्य करवाया जाए। ठीक है ममता जी, ठीक उत्तर, ठीक, धन्यवाद। चलिए इसमें नहीं, ये सुनिए, एक मिनट मान्य सदस्य, एक मिनट मान्य सदस्य, इसमें प्रश्नकर्ता और हस्ताक्षरी का ही अधिकार है कुछ पूछने का। आप अगर इस पर विशेष कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं राजेश जी, तो फिर से बाद से आप लिख के दीजिए ना। बैठ माननीय सदस्य बिरिंची नारायण जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब मुझे मिला है और मेरा सवाल था कि क्या झारखंड को सरकार टूरिज्म स्टेट का दर्जा देगी, टूरिज्म स्टेट घोषित करेगी, ताकि यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ के जो युवक युवतियां हैं, उनको रोजी रोजगार से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जोड़ा जाए। तो उसका कोई सकारात्मक जवाब मुझे नहीं मिला महोदय। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ टूरिज्म की बहुत संभावनाएं महोदय। हम देश में ऐसे कई प्रदेश हैं जहाँ घूमते हैं, तो हमसे छोटे छोटे जो प्रदेश हैं, राज्य हैं, वहाँ टूरिज्म के माध्यम से दूसरे राज्यों से बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं और आय का बड़ा स्रोत है महोदय। झारखंड में गढ़वा से लेके और उधर आप बहरागोड़ा जाइए महोदय, उधर सिमडगा से साहबगंज तक कोई ऐसा जिला नहीं है महोदय जहाँ टूरिज्म का स्पॉट नहीं है। तो धन्यवाद देता हूँ, सरकार ने 131 जगहों को चिन्हित किया है, जिसमें A, B, C, D 4 श्रेणी में बांटा है महोदय। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि क्या सरकार झारखंड में जो टूरिज्म पॉलिसी है, इसके बनाने का विचार रखती है। क्या सरकार जो 131 जगह को चिन्हित किया है, वहाँ हमारे टूरिस्ट कैसे पहुंचे, वहाँ सरकारी होटल ठहरने के लिए, भोजन करने के लिए हमारे टूरिस्ट पहुंचे तो उनके सुरक्षा के लिए वहाँ पे पर्याप्त पुलिस आउटपोस्ट या व्यवस्था, अप्रोचेबल सड़क, वहाँ पे मोबाइल लोकेशन वहाँ काम करे, हर तरह की सुख सुविधा वहाँ हो, तभी माननीय मंत्री जी, क्या सरकार ये करने का विचार रखती है? माननीय मंत्री जी कौन जवाब दे रहे हैं? टूरिस्ट का नहीं, हमारे पास तो ठीक है बिरिंची जी आपको दिलवाते हैं उत्तर, आपको उत्तर, तब तक दूसरा ले लेते हैं। नहीं, आपको उत्तर दिलवाते। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कुछ कहा, मैं सुना नहीं महोदय। आपका उत्तर हम दिलवाते हैं, तब तक दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है महोदय, लेकिन एक बहुत ही दुखद स्थिति है महोदय, जब आसन यहाँ विराजमान है और सवाल हो गया महोदय, सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं। ठीक है बिरिंची जी, ये सरकार की अगंभीरता को दिखाता है महोदय कि आपको जवाब हम लेती है सरकार। आपको जवाब दिलवाते हैं। विकास मुंडा जी, माननीय सदस्य श्री विकास कुमार मुंडा जी। अध्यक्ष महोदय,
हाँ, आपको जब उस सवाल को जवाब देंगे ना, संसदीय कार्य मंत्री आएंगे तो आपको भी बुलवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया था सरकार की तरफ से उत्तर भी मिला है, और उत्तर में मैं जो जवाब में जो नंबर 3 है उसको मैं पढ़ना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि उड़नदस्ता के जांच प्रतिवेदन के अनुसार नहर के 15.20 से 17.65 तक पीसीसी की लाइनिंग में प्रावधान से कम मोटाई की लाइनिंग का कार्य पाया गया है। और उत्तर में जो 9 नंबर है उसमें उसको मैं लास्ट में पढ़ना चाहता हूं। उड़नदस्ता के जांच प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई की जा रही है। दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो मैं सरकार से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जांच प्रतिवेदन सौंपने के बाद अब तक इस संदर्भ में विभाग ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, ये आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, जांच प्रतिवेदन आने के बाद एक प्रोसीडिंग चलाई जाती है। प्रोसीडिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है और दोषी पाए जाने पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और एजेंसी को भी अभी जो है भुगतान बंद कर दिया गया है। उनका जो भी इसमें चाहे एजेंसी की गलती हो या अभियंताओं की गलती हो, सभी पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, माननीय मंत्री जी, कार्रवाई करने के बाद उसका सूचना प्रश्नकर्ता के पास जाना चाहिए। निश्चित रूप से जब रिपोर्ट आती है तब प्रोसीडिंग चलाया जाता है। प्रोसीडिंग अभी की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रोसीडिंग के बाद निश्चित रूप से और कुछ बोलना चाहते हैं विकास जी? अध्यक्ष महोदय, मैंने वही पूछा है कि जांच प्रतिवेदन तो अब देखेंगे 24/8/2020 को सौंपी गई है और उसके बाद मुझे लगता है कि करीब 5 महीने बीतने को है और जांच प्रतिवेदन में अनियमितता पाई गई है, ये सरकार ने अपने उत्तर में भी दिया है। अब मुझे लगता है कि इस पे कार्रवाई करने में तो तनिक भी विलंब नहीं होना चाहिए जब जांच प्रतिवेदन सरकार के पास में उपलब्ध है। मैं बस चाहता हूं कि जितनी जल्द हो सके इसके ऊपर में कार्रवाई हो, चूंकि आप देखेंगे कि 20/8/2020 में ही जांच प्रतिवेदन सौंपा गया, लेकिन 5 महीने बीतने तक अभी तक कार्रवाई नहीं है। तो कब तक ये कार्रवाई करेंगे, इसका आश्वासन मैं चाहता हूं। बहुत जल्द कार्रवाई, जो भी कार्रवाई होगी उससे माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जाएगा। ठीक, चलिए। माननीय सदस्य भानु प्रताप शाही जी। अध्यक्ष महोदय, हमने सरकार से प्रश्न किया है कि जो झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले, उत्तीर्ण करने वाले शिक्षक हैं, उनकी सीधी बहाली के लिए हमने सरकार से सवाल किया है अध्यक्ष महोदय। और ये प्रश्न इसलिए खड़ा होता है अध्यक्ष महोदय कि प्राइमरी स्कूल में और मिडिल स्कूल में 1 से 5 और 6 से 8 इन 2 विद्यालयों में अध्यक्ष महोदय काफी रिक्तियां हैं और ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास हमारे शिक्षक हैं वो सारी अहर्ताओं को पूरा करते हैं। तो सरकार को क्या दिक्कत है अध्यक्ष महोदय, उनको सीधे सीधे बहाल करने में? थोड़ा सरकार से हम जानना चाहते हैं। ठीक, माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य भानु जी का सवाल है कि टेट पास जो शिक्षक हैं उनकी सीधी नियुक्ति, जबकि टेट सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि आप शिक्षक की बहाली के लिए योग्य हैं और शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया सरकार कर रही है। अभी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से सारी प्रक्रियाएं रुकी हुई है। जैसे ही ये क्लियर होगा शिक्षकों की बहाली की जाएगी और अभी वर्तमान में बहुत सारे शिक्षक, हमारे लगभग 40,600 सरकारी शिक्षक एवं 61,000 पारा शिक्षक कार्यरत हैं जिनसे शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का चूंकि विभाग नहीं है और शिक्षा मंत्री अभी अस्वस्थ हैं और काफी बोझ तले दबे हुए हैं माननीय मंत्री जी, जो उनको बताया जाता है अधिकारियों के द्वारा वही जवाब आकर के देते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बेसिक चीज है पूरे प्रदेश का।
आज हमारा प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन अगर मजबूत नहीं होगा अध्यक्ष महोदय, तो हमारा आगे आने वाला पीढ़ी भी खराब होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना पूछ सकता हूं क्या कि कितनी नियुक्तियां बाकी हैं, कितना पोस्ट खाली है प्राइमरी में और मिडिल में? थोड़ा माननीय मंत्री जी बताएं हमको। जो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, राज्य में प्रारंभिक विद्यालयों कक्षा 1 से 8 में लगभग 40,600 सरकारी शिक्षक एवं 61,000 पारा शिक्षक है। प्राथमिक विद्यालयों में इंटर प्रशिक्षित 18,414 तथा मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित के 528 पद रिक्त है तथा स्नातक प्रशिक्षित में प्रोन्नति से भरे जाने वाले 5406 पद रिक्त हैं। पूर्व की नियुक्ति नियमावली के कारण लगभग 600 कोर्ट केस हो चुके हैं। जो पूर्व के नियमावली बनी थी 600 कोर्ट केस हुए हैं और ऐसी स्थिति में नियुक्ति नियमावली में संशोधन आवश्यक है। संशोधन की प्रक्रिया चल रही है और जैसे ही सारे जो भी कानूनी अड़चने हैं वो पूरी कर ली जाएंगी, सारी रिक्तियों को भर दिया जाएगा। भानु जी, आप मंत्री रह चुके हैं, सारा परिस्थिति तो आप समझ रहे हैं, उत्तर भी आपको ठीक ही दिया। मैं सरकार को ही सहयोग कर रहा हूं अध्यक्ष, सरकार को सहयोग कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी का लोड को थोड़ा कम कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में ये माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उसका पूरा आदेश पढ़ लिया जाए अध्यक्ष महोदय, या एक कमेटी बना दी जाए अध्यक्ष महोदय। कहीं भी टेट पास प्रशिक्षित शिक्षकों के नियुक्ति के लिए रोक नहीं है अध्यक्ष महोदय। और किसी भी तरह के उच्च न्यायालय में जो रानी कुमारी बनाम ये सरकार का था अध्यक्ष महोदय, उसमें कहीं भी नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई गई है। ये तो सरकार सदन को गुमराह कर रही है। हर एक नियुक्ति के मामला में उसका जजमेंट आप दिखा दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। कहाँ लिखा हुआ है कि आप नियुक्ति नहीं कर सकते हैं? मैं इतना कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, राइट टू एजुकेशन जो हम लोगों का है अध्यक्ष महोदय, उसमें लगभग 33,853 हमारे प्राइमरी और मिडिल स्कूल में शिक्षकों का पद रिक्त है। हमारे टेट पास प्रशिक्षित शिक्षक है अध्यक्ष महोदय। हमको कोई आपत्ति नहीं हो सकती अध्यक्ष महोदय उनको सीधे सीधे रख लेने में। अगर आप सीधे सीधे रख लेते हैं, वो आपको सेवा दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 साल 12 साल से पढ़ा रहे हैं, टेट पास कर चुके हैं, तो उनको सीधे नियुक्त कर लेने में सरकार को कहाँ दिक्कत है, क्या परेशानी है अध्यक्ष महोदय? बस यही तो हम जानना चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, सरकार की प्रक्रिया होती है किसी भी बहाली के लिए, और टेट कोई ऐसे ये नहीं, ऐसी परीक्षा नहीं है, नियुक्ति परीक्षा नहीं है टेट की परीक्षा। और ये माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि टेट सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है और टेट के माध्यम से सीधी सरकारी नियुक्ति नहीं हो सकती है। और जहां रही शिक्षण की बात, तो सभी विद्यालयों में उचित जो हमारा मापदंड है उसके अनुरूप शिक्षण कार्य हमारे जो रेगुलर शिक्षक हैं, जो हमारे पारा टीचर हैं, उनके द्वारा सभी विद्यालयों में नियमित रूप से शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, उनका सिर्फ एक है कि टेट उत्तीर्ण जो शिक्षक हैं उनको सीधी रखें नहीं की जा सकती, वो सिर्फ एक पात्रता परीक्षा। आप योग्य है, सुना जाए। एक मिनट मंत्री जी, बिल्कुल मैं माननीय मंत्री जी के इस बात को मानता हूं अध्यक्ष महोदय कि वो टेट पास को सरकार चाहे तो सीधी नियुक्ति कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, तो सरकार के ऊपर है अध्यक्ष महोदय। मैं तो सरकार का सहयोग करते हुए केवल आग्रह कर रहा हूं कि वो शिक्षक होने की पूरी पात्रता अर्हता को पूरा करते हैं। आपके पास शिक्षकों का कमी है, सरकार इस बात को स्वीकार करती है। राइट टू एजुकेशन जो है, हमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए यह हमारा अधिकार है, और उतने शिक्षकों का पद हमारे यहाँ रिक्त है। टेट पास हमारे पास शिक्षक है, तो हम क्यों नहीं रख लेते हैं अध्यक्ष महोदय? हमारा तो सीधा सवाल है, और इसको गोल गोल जलेबी की तरह सरकार घुमा करके जवाब दे रही है। आप बोलिए कि करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, हाँ या ना, बस दो ही चीज में आप जवाब दीजिए हम लोगों को। देखिए अध्यक्ष महोदय, अभी नई जो बहाली प्रक्रिया है, नया जो नियम है, वो प्रक्रियाधीन है, और नई प्रक्रिया जैसे ही पूरी कर ली जाएगी, नई नियुक्ति नियमावली बना ली जाएगी, ताकि किसी तरह का राज्य में कोई विवाद नहीं हो। शिक्षकों की बहाली कर ली जाएगी, जो भी हमारे रिक्त पद है उनमें शिक्षकों की बहाली कर। ठीक है भानु जी, आपका बात मान लीजिए।
मान रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी अब बहुत ट्रेंड हो गए हैं। आप इतने सारे विभाग का विनोद जी ध्यानाकर्षण है और स्पेशल डिबेट है, कैसे उस पर नहीं, उस पर केवल विनोद जी एक मिनट जो हस्ताक्षरी है, जो माननीय प्रश्न करता है उनको एक ही बोलने दिए हम, और जो हस्ताक्षरी है उनको एक सवाल करने दिए। आप फिर बीच में आप मत रहिए। फिर 11 बजे के बाद शुरू होगा ना, फिर शुरू होगा। बैठिए माननीय सदस्य बैद्यनाथ राम जी, हो गया बार आसन के माध्यम से सरकार से विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहते हैं। आपके यहाँ शिक्षकों का कमी है, टेट पास शिक्षक आपके पास पड़े हुए हैं। सरकार चाहेगी तो सीधी नियुक्ति कर सकती है। विपक्ष का अगर सहयोग चाहिए तो हम लोग लिख करके देने के लिए आपको तैयार है। नहीं तो अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप बोलिए कि हम टेट पास शिक्षकों को नहीं करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, विनोद जी इसमें नहीं है, इसमें इंटरवेंशन नहीं है। बात निकलवाना चाहते, जो वो सुनना चाहते हैं। इनके कार्यकाल में जब इनकी सरकार थी तो क्या हुआ टेट उत्तीर्ण शिक्षकों के साथ और पारा टीचरों के साथ, ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। और हम पूरी तरह से नियमावली बना रहे हैं और पारा शिक्षकों को भी, टेट उत्तीर्ण शिक्षकों को भी हम नियोजित करेंगे। ये हम गारंटी देते हैं, लेकिन अपने दामन में भी झांकने का काम करेंगे। माननीय सदस्य बैद्यनाथ राम, अमित कुमार यादव जी, माननीय सदस्य विनोद जी, नहीं होगा, इसमें नहीं होगा विनोद जी। ये स्पेशल ध्यानाकर्षण का है। जब आपका ध्यानाकर्षण आएगा तो फिर आपको बुलाएंगे। बैठिए विनोद जी इसके बाद आएगा बात आपका बात इसके बाद आएगा ना। अभी सुन के रहिए ना। अब आप काहे नहीं ध्यानाकर्षण के माध्यम से आए? आप बैठ इसमें नहीं, परिपाटी उलट हो जाएगा, परिपाटी गलत हो जाएगा। विनोद जी जैसा चल रहा है चलने दीजिए, कुछ लेने दीजिए, कुछ लेने दीजिए। बहुत लंबित सवाल है ध्यानाकर्षण का। अमित कुमार यादव जी, आप सुन तो लें अध्यक्ष महोदय। नहीं, अभी नहीं, अब 11 बजे के बाद सुनेंगे अमित जी। 11 बजे के बाद सुनेंगे विनोद जी। अभी नहीं। उमाशंकर अकेला जी, मान्य सदस्य उमाशंकर अकेला जी। अध्यक्ष महोदय, ये आपका अगले दिन के लिए स्थगित है, अगले दिन के लिए उत्तर आपको मिलेगा। रामचंद्र चंद्रवंशी जी, माननीय सदस्य रामचंद्र चंद्रवंशी जी, आपका ध्यानाकर्षण का सूचना है। अच्छा ठीक है, आप मैं पूछता हूँ। पूछ लीजिए माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। महोदय, उत्तर तो दिया गया है कि जो क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय? दो मंत्री खड़े हैं, एक पे कोई मंत्री नहीं। बादल जी बैठिए। अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था है अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था है अध्यक्ष। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है अध्यक्ष महोदय कि सरकार पूरा डिसऑर्डर में। सरकार के मंत्री एक तो जवाब देने नहीं आ रहे हैं और दूसरा लोग जवाब देने खड़े हो रहे हैं तो दो मंत्री खड़े हो जा रहे हैं। इससे दूसरा विषय है कि सरकार एक सुना नहीं महोदय, एक मिनट। राज्य के माननीय भानु जी, राज्य के दो माननीय स्वास्थ्य मंत्री एक साथ हैं, इसलिए स्वाभाविक है। चलिए महोदय, यही दे रहा है ठीक कहने के लिए, क्योंकि ये दोनों विभाग से संबंध। ठीक है, चलिए बादल जी, माननीय मंत्री बादल जी आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, चंद्रवंशी साहब का ध्यानाकर्षण है अध्यक्ष महोदय, इसीलिए जब आपने उनको कहा तो हम खड़ा हुए अध्यक्ष महोदय। वो बोले कि मंत्री जी जवाब दें। ठीक है, बोलिए ना, जवाब दीजिए। हो गया तो पहले उनसे पूछ लें अध्यक्ष महोदय, हमने तो जवाब दिया हमको, आप बताएं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब है। पहले हमने प्रश्न किया है कि प्रश्न यह मेरा है कि गढ़वा जिला के मझिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम पृथ्वीचक में आरकेटीसी कंपनी द्वारा हेवी क्रेशर प्लांट लगाया जा रहा है। उक्त प्लांट मझिया खुद गहरी तथा पृथ्वीचक ग्राम के बीच है।
तथा इससे सटे 200 मीटर की दूरी पर इंटर डिग्री एमए का कॉलेज है। धूल तथा आवाज से जनता परेशान है। इन्होंने जवाब दिया है, एक तो आपका खनन विभाग दिया है कि हमको कोई जानकारी नहीं है, कहा कि इस तरह की बात नहीं है, और जिस पर हमने आरोप लगाया पर्यावरण जल वायु पर के पदाधिकारियों पर, उसने दे दिया कि स्टोन क्रशर लगभग 200 मीटर की दूरी पर इंटर डिग्री तथा एमए के कॉलेज अवस्थित नहीं है। इसको देते, बाकी नहीं दिया कि ये तीनों गांव कितना दूरी पर है, अधूरा है। दूसरा यह स्टोन क्रशर प्लांट उत्पादरत नहीं है। इसे स्टोन क्रशर प्लांट को अस्थायी रूप से स्थापित किया गया है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इसे हटा दिया जाएगा। बस महोदय, आप चल के कमेटी बना दीजिए और डीसी को भी आप कहिए कि जाके देखिए। इस विभाग के पदाधिकारी मिली भगत से, मैंने जब खुद कर रहे हैं कि मिली भगत से यह काम किया जा रहा है और खनिज विभाग इसको परमिशन नहीं दिया है, तो किस परिस्थिति में वहां जो है यह लगाया गया जा रहा है। इसको कम से कम हटवा दिया जाए। हमारा ही नहीं है कि नहीं काम हो, कम से कम 1 किलोमीटर हटवा दिया जाए, यही हम माननीय मंत्री जी से मानना है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में कहीं भी कोई हैवी क्रेशर प्लांट वगैरह लगता है तो पहले कंसेंट टू एस्टेब्लिश वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से लेना पड़ता है अध्यक्ष महोदय। उसके बाद उसी मंत्रालय से कंसेंट टू ऑपरेट भी लेना पड़ता है अध्यक्ष महोदय। उसके बाद खनन इसमें एक्शन में आता है अध्यक्ष महोदय। अभी खनन विभाग के पास उक्त कंपनी द्वारा कोई भी आवेदन नहीं दिया गया अध्यक्ष महोदय। फिर भी यदि कोई महाविद्यालय के समीप या किसी गांव के समीप किसी इस तरह का संरचना का ये एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है और हमारे संज्ञान में माननीय सदस्य द्वारा लाया गया अध्यक्ष महोदय, मैंने वहां के उपायुक्त को जांच करने के आदेश दे दिए किन परिस्थितियों में इन्हें कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट दिया गया है जबकि पास में महाविद्यालय है। इसके जांच करके बताए, जो रिपोर्ट आएगा उनको हम दे देंगे अध्यक्ष महोदय। तब तक के लिए वह जो है कार्यक्रम उसको रोकने का भी आदेश दिया जाए। ठीक है मंत्री जी, बोल दीजिए। इसको दिखवा लेता अध्यक्ष महोदय। ठीक है। चलिए, माननीय सदस्य डॉक्टर सरफराज अहमद जी। अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी शिकायतें आती है और उसमें एक राजहित में मामले के समाधान है तो सरकार जांच कराकर समुचित कार्रवाई करेगी। तो सर, इसको कुछ टाइम बाउंड किया जाए कि आखिर कब तक कार्रवाई होगा इसमें, और जो लोगों को दिक्कत है, छात्र को, पढ़ने वालों को, उन लोगों को कुछ सहूलियत मिले। माननीय मंत्री जी, इतना खाली बोल दीजिए, टाइम पीरियड खाली बोल दीजिए। महोदय, शिकायतें प्राप्त हुई हैं और एक मामला चाईबासा से है जिसका लेटर नंबर 486/30/2020, उसकी जांच कराई गई है। जांच में कुछ अनियमितता पाई गई है, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और जो भी इनके हमारे माननीय सदस्य सरफराज साहब का जो भी सवाल है, वो सवाल वास्तव में राज्य हित में है और राज्य के छात्रों के हित में है। सरकार इस पर पूरी तरह से गंभीर है और जहां भी जो भी अनियमितता होगी उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि जो भी कार्रवाई की और जो सदस्य इसमें कुछ सवाल कर रहे हैं उनको जरूर इसकी सूचना मिलनी चाहिए। निश्चित उनको सूचना उपलब्ध करा दीजिए। माननीय सदस्य श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, बैठिए, आपसे बात कर, बैठिए अमित जी बैठिए। अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है और मैं कहना चाहूंगी कि कोरोना की लड़ाई के बाद राज्य में राशन कार्ड बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन ये जो 15 लाख पात्र अर्हता रखने वाले लाभुक हैं उनको ग्रीन कार्ड मिलने में देरी हो रही है। और साथ ही साथ मंत्री जी से यह आश्वासन मिला है कि जो बाकी उपलब्ध रिक्तियां हैं उनको जल्द पूरा किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूँ कि कोई एक समय सीमा जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लोगों को ग्रीन कार्ड, सभी लोगों को ग्रीन कार्ड कब तक मुहैया करा दिया जाएगा? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय,
एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रोज रोज बढ़ रहा है, रोज रोज काम इस पर हो रहा है। माननीय सदस्य समय सीमा चाहती हैं तो हम खुद व्यक्तिगत रूप से भी लगे हुए इस पर रोजाना रिव्यू करते हैं जल्द से जल्द, क्योंकि हमको सरकार का इरादा है कोई भूखा नहीं रहे, तो उसको रोज काम करना, हर घंटे काम करना है हमको। तो इतना इत्मीनान रखें कि रफ्तार तेज है, इरादा नेक है। कितने कहो। माननीय सदस्य संतुष्ट हैं? हो गया जी, आपके पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। जी, धन्यवाद सर। माननीय सदस्य राज सिन्हा जी। प्रश्न का उत्तर मिला है अध्यक्ष महोदय। पूरा पूछिए। मेरा अध्यक्ष महोदय आप भी देखिएगा इस प्रश्न को। सीधा सीधी अध्यक्ष महोदय मेरा ये है कि जब ये सब सारे छात्र छात्राएं वो झारखंड के अध्यक्ष महोदय, और रोजगार उनको जब जेएसीसी ने उनको चुन करके नियमावली के अनुसार सेलेक्ट करके उनको भेज दिया अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन उसके बाद जिला के जो पदाधिकारी अध्यक्ष महोदय उसमें अड़ंगा लगा करके, कुछ छुपा हुआ उनका एजेंडा है, उसके आधार पर अड़ंगा लगा के अध्यक्ष महोदय उनको नियुक्ति से रोक रहे हैं। जबकि 23 जिले के अंदर अध्यक्ष महोदय 23 जिले के अंदर सारे नियुक्तियां हो गई, जिनको भी सेलेक्ट करके भेजा गया, लेकिन धनबाद के ये 17 बच्चे बच्चियां जो है उनको रोका गया अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, इसको मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से कि यह विभाग के अपने कार्य को देखें, यह नियम कानून, और यह मत जाए कि मैं विपक्ष का हूं इसलिए अपना बचाव इस मामले में देखें कि जेन्युइन छात्र छात्राएं हैं जो मेहनत, न्यूनतम अर्हता अध्यक्ष महोदय दिया हुआ है, सिंपली जो एडवर्टीजमेंट है विज्ञापन में कि उनकी न्यूनतम अर्हता 45% होनी चाहिए और वो 50% से ऊपर अध्यक्ष महोदय। कहीं भी ये चर्चा नहीं है कि प्रतिष्ठा होना चाहिए उस विषय में। और 23 जिलों में अध्यक्ष महोदय, यहां तक कि धनबाद में भी अध्यक्ष महोदय, धनबाद में भी बहाली हो गई है, लेकिन पता नहीं 17 मान्य सदस्य मंत्री का जवाब सुन रहे, मंत्री का जवाब। अध्यक्ष महोदय, हम लोग सुनते हैं मंत्री का जवाब। माननीय सदस्य राज सिन्हा जी का जो प्रश्न है कि 17 अभ्यर्थियों को नियुक्त नहीं किया गया है, उसमें यूजीसी का जो मापदंड है, जिस विषय में नियुक्ति होनी है उसमें जनरल के लिए 45% ऑनर्स में और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40% होना चाहिए। और ये जो 17 अभ्यर्थियों का मामला है वो उनका इस विषयों में ऑनर्स उन्होंने किया ही नहीं है, इसलिए इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, क्योंकि जो मापदंड है उसको ये पूरा नहीं कर रहे, इसलिए इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। किसी तरह का इसमें कोई विसंगति और नहीं है। पता नहीं माननीय मंत्री जी को है कि नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ अध्यक्ष महोदय कि संबंधित जिस विषय में आपका बहाली हो रही है उसमें आपको ऑनर्स चाहिए। एक या दो, एक से अधिक विषय भी कहा गया अध्यक्ष महोदय, विज्ञापन माननीय मंत्री जी मैं भिजवा देता हूं, देख ले। एक से अधिक विषय में भी आप अप्लाई कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय, और कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और जो झारखंड अध्यक्ष महोदय, यह जो झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति सेवा शर्त नियमावली 15, यह अध्यक्ष महोदय जेएसीसी को भेजा गया होगा और उसके आधार पर जेएसीसी ने अध्यक्ष महोदय सेलेक्ट करके भेजा होगा उनको, या तो फिर जेएसीसी गलत कर रहा है और नियमावली का अनुपालन नहीं कर रहा है अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब तो। और वो भेजने के बाद, और अध्यक्ष महोदय 23 जिलों में आप मंगा के देख लीजिए अध्यक्ष महोदय, यहां तक कि धनबाद में भी अध्यक्ष महोदय, धनबाद में भी नियुक्ति हुई है उसी आधार पर सब्सिडरी विषय पर अध्यक्ष महोदय, और 23 जिलों में भी नियुक्ति। ये केवल धनबाद के 17 छात्रों के लिए नियम कानून के अध्यक्ष महोदय, समझ में? माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, सब्सिडरी विषय की पढ़ाई तो तीसरे वर्ष में नहीं होती है, तीसरे वर्ष में सिर्फ ऑनर्स विषय की पढ़ाई होती है। और इसमें साफ उद्धृत है कि जिस विषय के लिए नियुक्ति निकाली गई है उसमें ऑनर्स होना अनिवार्य है, और इसी कारण से अध्यक्ष महोदय विज्ञापन में दिखा दे मंत्री महोदय, लिखा हुआ है कि हाँ प्रतिष्ठा होना चाहिए, केवल इतना दिखला दीजिए अध्यक्ष महोदय।
कि प्रतिष्ठा होनी चाहिए, कहीं पहले विज्ञापन ये में है। नहीं दिया गया आपके जवाब में, पहले ही ये में दिया गया है कि वर्तमान में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु लागू नियमावली में के अनुसार राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय जिसमें नियुक्ति होनी है, संबंधित विषय जिसमें नियुक्ति होनी है में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य योग्यता निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 40% अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण योग्यता निर्धारित की गई है। और तो ऑनर्स की बाध्यता उसमें नहीं है। ऑनर्स 3 साल, ऑनर्स की बात है 3 साल स्नातक, 2 साल के लिए सब्सिडरी विषय की जो पढ़ाई होती है वो 2 साल ही होती है और तीसरे साल में ऑनर्स विषय की पढ़ाई होती है। और 3 साल का अध्यक्ष महोदय होता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी थोड़ा अपडेट हो अध्यक्ष महोदय। अच्छा ठीक है, इसको आप इस प्रश्न को हम स्थगित करते हैं, ये बाद में फिर हम लोग इस पर डिस्कस। धन्यवाद धन्यवाद। अब हम लोग अल्पसूचित रहते हैं। अब माइक में बोलिए, माइक में बोलिए। 12:30 नंबर साहब सीधे 11 पे चले गए, 8 छोड़ दिए, 9 छोड़ दिए, 10 छोड़ दिए। जी नहीं, आपको मैं बता दूं विनोद जी, मैंने जो मेरे पास सीरियल है, सूची है, उसमें मैंने उनका नाम पुकारा। तो आप भी जानते हैं स्टेशन से जब ट्रेन छूट जाती है। नहीं पुकारा नहीं, मैं तो यही हूँ, आप बता दो, आपने तो नाम पुकारा ही नहीं हमारा। किनका? हमारा। अच्छा, फिर अभी आपका एक अवसर और है, शून्यकाल के बाद। ठीक है, लेकिन शून्यकाल के बाद आपका सवाल ले लेंगे। आप सीधे 7 से 11 चले गए, हमारी व्यवस्था यही है। अच्छा ठीक है, हम देख लेते हैं। अगर नहीं पुकार रहे हैं तो उसको फिर पुकार लेंगे, निश्चिंत रहिए। डॉक्टर सरफराज अहमद जी, आपका आज बहुत सवाल है। अध्यक्ष महोदय, जवाब तो मिला है मंत्री जी का, लेकिन आप देखिए, मैं देख रहा हूं कि जो जवाब में 1 नंबर और जो 3 नंबर है, ये खुद ही कॉन्ट्रडिक्टरी है अध्यक्ष महोदय। एक तरफ कहते हैं कि स्टार्टअप्स जो पॉलिसी 16 के द्वारा सरकार की निविदा के लिए प्रायर एक्सपीरियंस और टर्नओवर क्राइटेरिया में छूट दी जाएगी नए लोगों को जो नया काम शुरुआत जो करेंगे। और 3 नंबर में पहुंच जाइए तो लिखा है कि उत्तर में गैर अनुभवी संवेदकों को तकनीकी मानक योग्यता के पूरा करने के बाद ही स्टार्टअप को कार्य आवंटित किया जाएगा। तो ये दोनों एक ही जवाब में कंट्राडिक्टरी जवाब है सर, और ये गुमराह करने वाला जवाब है। मैं चाहूंगा कि जरा सही सही इसका जवाब दिया जाए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री, पेयजल विभाग, पेयजल स्वच्छता विभाग सीधा मानव जीवन से जुड़ा हुआ विभाग है और इसमें ऑपरेशन मेंटेनेंस और जैसे सिविल वर्क का जो भी काम होता है उसमें गैर अनुभवी लोगों को, स्टार्टअप में गैर अनुभवी लोगों को इसमें प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। जहां तक 5 करोड़ रुपए तक के प्रोक्यूरमेंट का अगर कोई ये हो तब उसमें इनसे कोई अर्नेस्ट मनी नहीं लिया जाएगा, जो भी अगर किसी सप्लाई का काम हो और किसी दूसरा काम हो। लेकिन ऑपरेशन मेंटेनेंस और टेक्निकल काम में, सिविल के काम में, क्योंकि पीने का पानी है, सीधा मानव जीवन से जुड़ा है, इसलिए इसमें इन्हें एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो अध्यक्ष महोदय देखिए ना, मैंने ये तो इतना डिटेल जो बात मंत्री जी कह रहे हैं इसको और डिटेल तरीके से जवाब में देना चाहिए था। आप तो एक तरफ कह रहे हैं कि नए लोगों को प्रमोट करेंगे और उसमें फिर आप लगा रहे हैं कि ये काम नए लोगों को नहीं दे सकते हैं। मेरे ख्याल में इसकी जांच करवाई जाए और पुनः इस पर विचार करके जो प्रोत्साहन दिया जाता है नए लोगों को, नए कॉन्ट्रैक्टर को, उसमें कुछ कार्रवाई की जाए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, 5 करोड़ तक का जो ये है, अगर जहां तक कोई सप्लाई का काम हो तो उसमें निश्चित रूप से इस पर विचार होगा। लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि ओएनएम का जो काम होता है, ऑपरेशन मेंटेनेंस का, या किसी निर्माण का काम है जो सीधा मानव के जीवन से जुड़ा हुआ है, इसमें कहीं थोड़ी सी भी भूल हजारों लाखों लोगों का जीवन ले सकती है, इसलिए इसमें इन्हें नहीं शामिल किया गया। ठीक है माननीय।
मान्य सदस्य ढुल्लू महतो जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था अध्यक्ष महोदय, बाघमारा खानुडी बसंती चौक से दामोदर नदी तक इस रोड का टेंडर हो चुका था अध्यक्ष महोदय पथ निर्माण विभाग द्वारा, मगर इसका टेंडर होने के बाद भी इसका काम नहीं करवाया गया अध्यक्ष महोदय। इसका टेंडर हुआ मगर इसका निर्माण नहीं करवाया गया अध्यक्ष महोदय। इसका जवाब दिया अध्यक्ष महोदय कि ये पथ निर्माण से 20 किलोमीटर दूरी के बाद ही 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी होता है उसको हम करवाते हैं, इसको हम आरईओ में भेज देंगे। मगर अध्यक्ष महोदय टेंडर हो जाने के बाद अगर इस तरह का स्थिति अगर अधिकारी में है अध्यक्ष महोदय तो लापरवाही तो अधिकारी का अध्यक्ष महोदय। टेंडर होने से पहले इसका टेंडर नहीं होता अध्यक्ष महोदय। अगर टेंडर हो चुका अध्यक्ष महोदय तो इसको रोड का निर्माण होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। मान्य सदस्य, इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे महोदय, ये रोड एक जिला से दूसरे जिला को जोड़ने का रोड है अध्यक्ष महोदय। हम आपसे बस इतना ही आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, इस रोड को बनवा देने का कृपा करें अध्यक्ष महोदय। मान्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, यह स्वीकार करता है कि यह रोड 2 जिला को जोड़ने वाली रोड है। वर्तमान में यह रोड का स्वामित्व बीसीसीएल के पास है अध्यक्ष महोदय, और जब मामला संज्ञान में आया है, आदरणीय सदस्य ने लाया है अध्यक्ष महोदय, हमने अपने पत्रांक के द्वारा उनसे आग्रह किया कि आप इस रोड के निर्माण और उन्नयन हेतु सहयोग करें, और उन्हें पत्र दिया गया अध्यक्ष महोदय बीसीसीएल को। हम देख लेते हैं उनका क्या उत्तर आता है अध्यक्ष महोदय। यह रोड बनेगा, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूँ। हो गया ढुल्लू जी। अध्यक्ष महोदय, एक मेरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो अभी हमारे माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, धनबाद जिला में 90% रोड बीसीसीएल के अधीन है अध्यक्ष महोदय। हमें नहीं लगता कि कोई भी रोड का एनओसी बीसीसीएल से लेकर कोई करवाता है, मगर इस रोड पर बीसीसीएल के एनओसी लेने के बाद करने का जो निर्णय लिया अध्यक्ष महोदय, ये हमारा समझ से परे अध्यक्ष महोदय। हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे महोदय, या तो सरकार करावे या तो बीसीसीएल को निर्देश दे कि 2 से 3 महीना के अंदर इस रोड का निर्माण करवावे अध्यक्ष महोदय। यही मेरा आपसे आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। अभी बीसीसीएल को ही कहा गया अध्यक्ष महोदय, उसके महाप्रबंधक को। माननीय मंत्री जी, बीसीसीएल से थोड़ा सा त्वरित गति में काम कराइए। जी, उनसे रिपोर्ट मंगवा लीजिए, अगर वो कराता है तो ठीक है, नहीं तो आप कराइए। अध्यक्ष महोदय, वही बात तो मैं ठीक मान्य सदस्य, हो जाएगा कर लो अध्यक्ष महोदय। आपके कहने पर हम बैठ रहे अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दुख और नहीं मान्य मंत्री जी, सहृदय आपका बात को अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में एक से एक रोड को काट दिया जाता है। कोयला उत्खनन करने के बाद रोड को निर्माण कराता ही नहीं है, और हमारे क्षेत्र में 50 ऐसा गांव होगा अध्यक्ष महोदय, ये एक गांव से दूसरे गांव जाने में कितना कठिनाई हो रही है अध्यक्ष महोदय। बाघमारा में रामराज मंदिर का निर्माण हुआ अध्यक्ष महोदय, लाखों लाख लोग वहां पे उपस्थित होते हैं, जाके अपना माथा टेकते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। हमारे भाई इरफान जी भी गए थे। तो हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे महोदय, बीसीसीएल को कड़ा रूप से निर्देश सरकार से जाए कि बीसीसीएल के दायरे में रहने वाले धनबाद जिला के कोई भी गांव एक गांव से दूसरे गांव को जो काटने का प्रयास कर रहा है, तोड़ने का प्रयास कर रहा है, उसको अविलंब बनावे, अन्यथा बीसीसीएल पर किसी न किसी रूप से कार्रवाई करने का काम सरकार द्वारा कराया। यही मेरा आपसे आग्रह करेंगे। कार्रवाई बोल दीजिए, कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, पथ निर्माण से इनकी जो मंशा है अध्यक्ष महोदय, पथ निर्माण होगा अध्यक्ष महोदय। ठीक, चलिए। माननीय सदस्य सरजू राय जी, आप पूछिए। महोदय, प्रश्न का उत्तर मिला है। जमशेदपुर के बारे में सरकार द्वारा बताया गया है कि शेष बचे क्षेत्रों में जुस्को द्वारा नई पाइपलाइन बिछाकर 2012 तक पेयजल आपूर्ति किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। 2022 तक। हाँ। और महोदय, मुझे इन्होंने 1 साल पहले जुस्को के लोगों ने मुझे रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट की प्रति है, मैं सदन पटल पर रख दूंगा। उसमें उन्होंने कहा था कि अधिकांश को मार्च 2021 तक हम पूरा कर देंगे, और लाल भट्टा बाबूडी जो 2 बस्तियां हैं, उन बस्तियों में एस्टीमेट बनाने का, सर्वे करने का काम प्रगति पर है। महोदय, 1 साल पहले अगर ये उनका जवाब था और अब ये दे रहे हैं कि 2022 में करेंगे महोदय, तो मैं यही जानना चाहता हूं कि सरकार के पास कोई एक एजेंसी है जो टाटा लीज समझौता के अंतर्गत टाटा स्टील को, उसी कंपनी जुस्को को जो जिम्मेदारी मिली है
पीने का पानी और जन सुविधाएं देने का, वो उसको दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसको देखने के लिए सरकार के पास कोई एजेंसी, कोई अधिकारी प्राधिकृत किए गए हैं या नहीं? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सूर्य राय जी जमशेदपुर शहर का, आज जमशेदपुर शहर आज नहीं वर्ष बहुत पहले बसा हुआ है और वहाँ जनसंख्या भी बहुत बड़ी थी। कुछ एरिया जो टाटा कंपनी खुद अपना जलापूर्ति करते हैं और कुछ एरिया जैसा मोहर्दा की ओर से जलापूर्ति किया जाता है, इसीलिए उसमें और जो कहा गया है जिसको कोई एजेंसी बनाया और उसी के माध्यम से वहाँ जहाँ जहाँ कमी है ये पाइपलाइन के काम अभी चल रहा है, जो एक साल तो सभी जानते हैं कोविड के चलते बहुत सा बाधा हुआ था। अब उसका काम अभी प्रगति पर शुरू किया गया है और वहाँ जमशेदपुर जो है बड़ा औद्योगिक घराना के बीच है और वहाँ बहुसंख्यक है, 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन भी है और हम समझते हैं ये जलापूर्ति या कहीं न कोई भी सुविधा कहीं टाटा की ओर से भी होता है और कहीं राज्य सरकार की तरफ से भी होता है। वहाँ का यही परिस्थिति है अभी तक का। महोदय, सरकार और टाटा स्टील के बीच लीज समझौता 1985 में हुआ, 2005 में रिन्यूअल हो गया, 2005 के बाद भी कई साल बीत गए महोदय, और इसमें कहा गया है कि जन सुविधाएं जितनी है टाटा स्टील अपने खर्चे पर सबों को देगा। तो मैं मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि सरकार ने कोई एक ऐसी व्यवस्था बनाई है, कोई कमेटी बनाई है, किसी अफसर को जिम्मा दिया है कि भाई टाटा स्टील अगर जन सुविधाएं नहीं देता है तो उसे वो दिलवाएंगे, नहीं देगा तो अपने देंगे या उससे कार्रवाई कराएंगे, ऐसी कोई एजेंसी सरकार ने बनाया है महोदय? मध्य पूर्वी सिंहभूम का जिला उपायुक्त भी वहीं पर है और टाटा के अंतर्गत में बहुत बड़ा शहर है, ऐसा कोई क्षेत्र का ऐसे शिकायत भी आना चाहिए क्या? क्या कमी रहा नागरिक का और शिकायत आने का पर निश्चित रूप से उस पर करवाए। नहीं माननीय मंत्री जी, उनका कहना साफ है कि टाटा के साथ जो आप लीज नवीकरण में जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें जो जो जन सुविधा देने का बात है तो देते हैं या नहीं देते हैं, इसको देखने के लिए कोई एजेंसी है या डीसी या और कोई अधिकारी? वही पूछ रहे हैं, कोई एजेंसी है? देखिए उसमें डीसीए है। अच्छा ठीक, कोई नहीं है, डीसी नहीं है, डीसी इनकार करते हैं कि मैं नहीं हूँ। सरकार को कहना चाहिए कोई एजेंसी बना देगी, सरकार के तरफ से चिट्ठी जाएगी कि मैंने भी मोहल्लों का बस्तियों का नाम दिया है। मोहर्दा की बात जहाँ की गई है माननीय मंत्री जी बैठिए, वहाँ नदी से जो इंटेक वेल से पानी लिया जाता है उसके ऊपर 2-3 बड़े नाले गिरते हैं, इतनी गंदगी होती है कि उसका फिल्टर प्लांट साफ नहीं कर पाता है, चोक हो जाता है, बंद हो जाता है। कई बार मैंने शिकायत किया है महोदय सरकार में, ये कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मोहर्दा में पानी देना नहीं देना बराबर लग रहा है महोदय। दूसरा कि पिछला जब चुनाव हुआ था महोदय नवंबर दिसंबर में, उसके पहले इन बस्तियों में आंशिक रूप से जलापूर्ति के पाइप डाल दिए गए और बाकी जगहों पर वे पाइप सड़क पर रख दिए गए कि अब तो इलेक्शन आ गया, इलेक्शन खत्म होते ही बिछा दिया जाएगा, और इलेक्शन खत्म हुआ तो सारे पाइप उठाकर ठेकेदार लेकर चला गया। अब एक तरफ ये स्थिति है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 2022 तक हम देंगे, और हमको बताया है कि एस्टीमेट और सर्वे का काम चल रहा है, 1 साल पहले बताया है महोदय। तो इस तरह की बात अगर आ रही है सरकार की तरफ से महोदय, तो हम गर्मी में, आने वाली गर्मी में बस्ती वासियों को पीने का पानी देना हम कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे महोदय? और एक और इसको दिखा लीजिए माननीय मंत्री जी, एक और कहा गया है कि टैंकर से दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जानना चाहूंगा कि जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया में पानी की सप्लाई करने वाले कितने टैंकर हैं? आधा दर्जन भी नहीं है मेरी जानकारी में महोदय। तो ये टैंकर कैसे सारी बस्तियों को पानी की सप्लाई कर देंगे महोदय?
ठीक है, जवाब दे रहे हैं। जवाब दिखवा लीजिए। जमशेदपुर कैसे जगह है, मैक्सिमम टाटा पर ही आधारित होता है और उसको जो माननीय सदस्य का शंका है उसको हम देखवा लेंगे और उसको सही, ताकि किस जगह क्या परिस्थिति है उसको दिखवा के हम उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। ठीक है सर जी, वो दिखवा लेंगे। महोदय, मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है, मगर इस आश्वासन को जिस विभाग की ओर से माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, वह विभाग भी इस बात को मानता है कि वो करा देगा। अगली गर्मी में सबको पीने का पानी मिले, पीने के पानी की कमी न हो, नगर विकास विभाग ये सुनिश्चित करा देगा। महोदय, माननीय मंत्री जी का आश्वासन हो गया, उस पर भरोसा हम लोग को रखना होगा। भरोसा महोदय फिर 1 महीने 2 महीने के बाद रख दिया जाए, विभाग के लोग फिर हम लोग शिकायत लेकर पहुंचेंगे मंत्री जी के दरबार में। तो शिकायत अभी तो सदन चल रहा है, इसी सरकार को जवाब दे रही है। हम तो 10-15 साल से घूमते रहते हैं, किसी बस्ती में पानी पीने के लिए टाटा स्टील कहता है कि साहब नहीं देंगे, जाइए, तो किससे हम वो दिलवाएंगे? जब लीज समझौता में उनको देना है, उनको अपने खर्चे पर देना है, ये भी नहीं कि सरकार को खर्चा देना उसका। ये अगर ये नहीं कर सकते हैं तो समझौता से अलग हो जाए और सरकार ही कहे कि हम अपने ही पीने के पानी की व्यवस्था सबको कराएंगे, हम टाटा पर नहीं आश्रित रहेंगे। महोदय, माननीय मंत्री जी, एरिया में कोई औकात नहीं है, उनका शंका का समाधान, टैंकर नहीं है, फॉगिंग मशीन नहीं है, कुछ भी तो नहीं है नोटिफाइड एरिया के पास। दूसरा महोदय, माननीय मंत्री जी हमको एक बात बता दें कि जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया एक संवैधानिक और वैधानिक संगठन है कि नहीं आज की डेट में? आज की डेट में महोदय केवल एकमात्र नोटिफाइड एरिया है जो असंवैधानिक चल रही है, गैर कानूनी रूप से चल रही है। 1994 में महोदय जब 74वां संशोधन संविधान का हुआ तो उसके 1 साल के भीतर नगर पालिकाओं का स्वरूप बदल देना था, सब बदल गए, केवल नोटिफाइड एरिया जमशेदपुर का नहीं बदल रहा है। महोदय, तो किस दबाव में ऐसा हो रहा है कि हम एक असंवैधानिक संस्था के साथ काम कर रहे हैं? संवैधानिक है, केवल एक हो गया बोल रहे हैं। महोदय, ये हम लोग सभी जानते हैं, एक टाटा शहर है, सबसे बड़ा उद्योग है, एक तरफ टाटा मोटर्स भी है जो टेल्को से परिचय है और माननीय सदस्य भी वर्षों से वहीं रहते हैं। ये नया नहीं है, ये हम सब वाकिफ है कि वह टाटा शहर के अंदर में जब उद्योग स्थापना हुआ तो देश के कोना कोना से आदमी आया, 10 लाख से भी ज्यादा पॉपुलेशन है। और टाटा शहर में हम नहीं समझता है कि जलापूर्ति की कहीं कमी है तो उसको देखा जाता है, चाहे टेल्को कंपनी की ओर से, चाहे टाटा कंपनी की ओर से। और ये बात समय समय पर आता है कि ये एक टाटा की अलग ही यहाँ व्यवस्था है, एक समानांतर कोई बोलता है देश के अंदर में, लोकतंत्र के अंदर में। इसलिए इसका ऊपर में हम लोग विचार करेंगे, समय चाहिए, लेकिन सुविधा देने की जहाँ बात है, अब कहीं भी टाटा सर जाइएगा सुविधा आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सा नगर भी बटा, भुइयाडी है, बांता नगर, भुइयाडी है, बागुनाथो है, बिरसा नगर के जोन में बटा गया है, उधर बोरमा माइशा है, उधर टूला डुंगरी है, गोलमोरी है, माने शहर पूरा है, दोनों के बीच में है। उधर टाटा मोटर्स है, इधर टाटा कंपनी है, कहीं उसका लीज के क्षेत्र पड़ता है, कहीं लीज से कहीं सटा हुआ है, बड़ा वहाँ बारीडी भी है, सीताराम डेरा भी है, शक्ति भी है। इसलिए इसको थोड़ा उसको देखना होगा और देख के यदि कैसा ऐसा असुविधा है, कोई बहुत सा बस्ती बना हुआ है, नगर बना हुआ है, अगर किसी प्रकार के असुविधा है तो देखवा कि उसको सही करने का काम किया जाएगा। हो गया, ठीक है सर जी। मैंने पूछा महोदय एक बात यही कि जैसा मंत्री जी कर रहे हैं टाटा स्टील, टाटा मोटर्स सब करता है, तो टाटा स्टील, टाटा मोटर्स तो सदन में जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं है। मान्य सदस्य इसी तरफ से मान्य सदस्य नाम वहाँ का भौगोलिक बता दिया। सर जी एक मिनट, मान्य मंत्री जी, वो भूगोल वहाँ का जो जमशेदपुर का हम बता दिया कि ऐसा स्थापना हुआ है और आज से नहीं, ये वर्षों से चलते आ रहा है। अगर उसको और कुछ पर ये करना है, कहीं दूसरा जैसा नगर बनने का वहाँ चुनाव होता है, वहाँ का जनता का एक मतदान का अधिकार मिलता है, ये वहाँ पर नहीं है, ये हम सब भी जानते हैं।
आज झारखंड अलग होने के बाद 21 साल हुआ, उसको कोई उठते रहा लेकिन आज तक आगे नहीं बढ़ा है। इसलिए ये समस्या है। आज जहाँ वहाँ पर बहुत सा परिवार बच चुका है, उनको सुविधा की भी बात किया जा रहा है। सुविधा उनसे लिया जाता है, हम लोग चाहे टाटा मोटर्स से लिया जाता है, चाहे टाटा से लिया जाता है, इसमें तो दो मत नहीं है। आज जहाँ तक वहाँ सुविधा के कमी की बात आ रहा है, उसको निश्चित रूप से देखा जाएगा। आज जो इनका माननीय सदस्य का शंका है, उसका लिए तो समय चाहिए, समय होने के बाद उसका लिए हम लोग पूरा करें। ठीक है सर जी, थोड़ा समय दे दीजिए हमको। टाटा के बारे में आप और